शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। अब तो दुनियादारी से है मेरा क्या काम। अब तो दुनियादारी से है मेरा क्या काम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। शिव के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक हीरो। बन गया एक हीरो। शिव की माला जपते जपते हो गई सुबह शाम। शिव की माला जपते जपते हो गई सुबह शाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। शिव जी मेरे दिल में बसे हैं, संग रहे दिन रात। संग रहे दिन रात। अपने मन की मैं जानूं सबके मन की रात। अपने मन की मैं जानूं सबके मन की रात। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों। शिव जी मेरे अंतर्यामी। शिव जी मेरे स्वामी। शिव जी मेरे स्वामी। शिव जी के चरणों में अर्पण ये जीवन तमाम। शिव जी के चरणों में ये जीवन तमाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। हो मेरे तुम प्यारे से बच्चे हो, इतने से कलरफुल मेरे बच्चों। प्रेम पियाना जब से पिया है, जी का है ये हाल। जी का है ये हाल। अंगारों पे नींद आ जाए और कांटों पे आराम। अंगारों पे नींद आ जाए और कांटों पे आराम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम।
चलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आई होप आप सब भी बहुत बढ़िया हैं जी। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून जी। क्या हाल चाल है? मुस्कान, वर्णिका, ध्रुव, श्वेता, अनुराग, गुड आफ्टरनून जी। सर जल्दी से स्टार्ट कर दो। नहीं करूँगा, जल्दी से स्टार्ट नहीं करूँगा, मेरी मर्जी। मेरा मन करेगा तब करूँगा। आज थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बातें ही कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे। कोई फर्क थोड़ा पैंदा है, वैसे भी तो तुम इतना टाइम वेस्ट करते ही हो, और क्या। चलो आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से। और सर दिल्ली में कैसे हैं अभी? बिल्कुल सही हैं, बट कल जो दुर्घटना हुई वो बहुत बेकार दुर्घटना हुई। पता नहीं ऐसे कौन से लोग हैं हमारी समझ से परे हैं। तो भगवान जिनको कल प्रॉब्लम हुई उनको भगवान तंदुरुस्त रखे, चुस्त रखे, और बिल्कुल बस भगवान सही रखे सब कुछ। ठीक है, चलो आ जाओ सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। इधर देखो ध्यान से। अब कल हमारी क्लास नहीं थी ना, वैसे मैंने कल कहा था कल शाम को होगी, बट मैं शाम को ही आया, तो फिर सेट करने में थोड़ा टाइम लग गया। अभी भी ग्रीन कपड़ा पीछे लगा नहीं है, बिना ग्रीन कपड़े के हमारी क्लास हो रही है। बट की फर्क पैंदा ग्रीन कपड़ा लगे या ना लगे, हमें क्लास से मतलब है जी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पैंदा पीछे ग्रीन कपड़ा लगा है या नहीं लगा, बात खत्म। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। लास्ट वाली क्लास में हमने एक चैप्टर किया था प्लेस ऑफ सप्लाई, वो हमने रिवाइज कर लिया था ना। आज वाली क्लास में जो हम चैप्टर यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं वो चैप्टर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई का है। आज हम अपना टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे। इसमें से भी कंफर्म एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर के अंदर से बन सकता है। अब कल हम क्या करेंगे पहले नोट कर लो। 12 तारीख को, 13 तारीख को, 12 और 13 इन दोनों दिन में जो हम चैप्टर रिवाइज करेंगे वो चैप्टर हम रिवाइज करेंगे आईटीसी प्लस में पेमेंट वाला। वैसे आज हमारी क्लास नंबर 9 है ना, क्लास नंबर 9 है, तो क्लास नंबर 10 और क्लास नंबर 11 में हम रिवाइज करेंगे 12 और 13, मतलब इस दिन को हम आईटीसी और पेमेंट वाला। फिर 14 तारीख को जो हमारी क्लास होगी, 14 तारीख को जो हम रिवीजन करेंगे वो हम रिवीजन करेंगे आरसीएम की, वो हम रिवीजन करेंगे आरसीएम की। फिर 15 तारीख को जो हम रिवीजन करेंगे वो हम रिवीजन करेंगे आपका एक चैप्टर है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, हम उसकी रिवीजन करेंगे। फिर 16 और 17 तारीख को जो भी आपके बचे कुछ टॉपिक होंगे उनको हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये मान के चलो कि 17 नवंबर हमारी लास्ट क्लास है जीएसटी की। सर आपने कहा था 11 दिन जीएसटी इन, तो हमें 11 दिन में तो जीएसटी इन लग नहीं रहा, ये तो 15 दिन में जीएसटी इन लग रहा है। 15 दिन लगे, 16 दिन लगे, जीएसटी इन करने से मतलब है बात खत्म। ठीक है ना, ये नहीं 11 दिन मैंने बोला 11 दिन में जीएसटी खत्म करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो 5 दिन के अंदर भी खत्म कर दूंगा। बट अगर मैं 2 मैराथन 12-12 घंटे की 24 घंटे की कैलकुलेशन करके चलता हूं तो कम से कम 16 लेक्चर तो भाई हमारे लगेंगे। हाँ, 16 लेक्चर के बाद तुम्हारा पूरा जीएसटी रिवाइज हो जाएगा। फिर 16 लेक्चर के बाद मैं मैराथन की अनाउंसमेंट करूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। एक मैराथन रखूंगा इनकम टैक्स की, एक मैराथन रखूंगा जीएसटी की, जिसमें टॉप 70 क्वेश्चंस हम करेंगे। और उन 70 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन सेम तुम्हें इस बार के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? सर डीटी में कौन सी रेट एप्लीकेबल है दिसंबर 25 के लिए? जो जून 25 के लिए एप्लीकेबल थी, सिंपल, उसमें कोई अमेंडमेंट है ही नहीं। जो जून 25 में अपने रेट पड़े थे वही सेम दिसंबर 25 में एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आओ जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आओ, इधर सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे आओ, टाइम ऑफ सप्लाई की बात करने जा रहे हैं। सारे के सारे बच्चे इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बस ये पर ध्यान दो। अब अगर मैं टाइम ऑफ सप्लाई की बात करता हूं ना, तो पहले थोड़ा सा ना समझते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है। अब टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ये बात कहती है कि तुम्हारे काम को प्रोवाइड किया किस दिन माना जाएगा, वो सारी की सारी बातें टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर होती हैं। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जितने बच्चे भी मेरे सामने बैठे हैं, हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो ध्यान से, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मान लो मेरा रेगुलर बैच जो है, फॉर एग्जांपल मेरा रेगुलर बैच जनवरी में स्टार्ट होता है और रेगुलर बैच फॉर एग्जांपल मान लो मेरा अप्रैल में खत्म हो जाता है। अब जनवरी से लेके अप्रैल तक मेरी क्लासेस चलती हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने लगातार मेरी क्लासेस चलती हैं।
अब 4 महीने लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि मैं डेली बेस पर बच्चों को पढ़ाने आ रहा हूँ? बिल्कुल पढ़ाने आ रहा हूँ। आपने मुझे फीस पे कर दी, उस फीस में जीएसटी भी इंक्लूड है, मैं तुम्हें डेली बेस में सर्विस दे रहा हूं, तो क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि जो आपने मुझे फीस पे की, उस फीस में जो जीएसटी है मुझे गवर्नमेंट को देना कब है? अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन दिमाग में आने का सबसे बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जो तुम्हें गवर्नमेंट को जीएसटी देना है, ऑब्वियस सी बात है वो डेली बेस पे तो देना नहीं है। सर एक बच्चा कहता है गाबा सर एक बात बताऊं, हमने ना प्रैक्टिकल लाइफ में सुना है कि गवर्नमेंट को जो हम जीएसटी पे करते हैं ना, वो अगले महीने की 20 तारीख को करते हैं। यार क्या बात है यार, तुम जैसा इंटेलिजेंट बच्चा, तो मैं कहता हूं भाई साहब मैंने पता नहीं कितने कर्मों के अच्छे फल होंगे जो तुम जैसे बच्चे मेरे को मिले। तुमने कितनी बड़ी बात बोल दी सर, हमने सुना कि अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी पे करते हैं। एक बच्चा कहता है सर हमने ये भी सुना है कि जीएसटी में एक स्कीम होती है क्यूआरएमपी स्कीम। क्यूआरएमपी का मतलब होता है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो हमने ये भी सुना है कि कुछ लोग जो है वो क्वार्टरली बेस पर भी जीएसटी पे करते हैं और 22 तारीख और 24 तारीख को पे करते हैं। यार क्या बात है, मतलब 22 तारीख को पे करते हैं, 24 तारीख को पे करते हैं, फिर अगले महीने की 20 तारीख को पे करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि जब तुमने बोला कि अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी पे करते हैं, मेरा तुमसे क्वेश्चन है अगला महीना किसका? अब बताना, अब बता, अब क्या हो गया? भाग क्यों रहा है, भाग क्यों रहा है, भाग क्यों रहा है? इधर आना, आ गया फटाफट से। हाँ अगला महीना किसका? जब मैंने सर्विस देना स्टार्ट किया उससे अगले महीने की 20 तारीख, जब तुमने मुझे पेमेंट की उससे अगले महीने की 20 तारीख, जब मैंने तुम्हें इनवॉइस इशू किया उसे अगले महीने की 20 तारीख को, जब मेरी सर्विस कंप्लीट होगी उसे अगले महीने की 20 तारीख को। तो अगला महीना किसका? भाई तुम्हें यह तो पता है कि अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी पे करना होता है, अगला महीना किसका? सर्विस के स्टार्टिंग के अगले महीने, इनवॉइस के अगले महीने, पेमेंट के अगले महीने, या सर्विस के कंप्लीशन के अगले महीने? तो यही चैप्टर कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा। ये चैप्टर कहता है हम तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई निकाल देंगे। मैं कहा ठीक है निकाल दो। कह रहा जो तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो जिस मंथ में होगा उससे अगले महीने की 20 तारीख को जीएसटी पे करना है। मतलब अगर तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई जनवरी में है तो जीएसटी पे करना है 20 फरवरी को। अगर तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई फरवरी में है तो जीएसटी पे करना है मार्च। अगर तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई मार्च में है जीएसटी पे करना है अप्रैल। मतलब जहां पे तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई आएगा उसे अगले महीने की 20 तारीख को हमें जीएसटी देना होगा, यह दिमाग में लेके चलना। तो टाइम ऑफ सप्लाई की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि हमें टाइम ऑफ सप्लाई के बिना ये डिसाइड ही नहीं हो सकता कि मुझे गवर्नमेंट को जीएसटी देना कब है, बस ये पर ध्यान दो। तो जहां पर भी तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई है उसे अगले महीने की 20 तारीख को हमें जीएसटी देना होगा। गवर्नमेंट इतनी सी बात कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दो। ये बात क्लियर है? अब मेरे को सारे बच्चे बोलो क्या तुम्हारे पल्ले पड़ गया? टाइम ऑफ सप्लाई निकालना क्यों जरूरी है? हाँ नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? क्या इसको लोग कर सकते हैं? तो ये हमें क्या डिसाइड करवाएगा? ये डिसाइड करवाएगा कि मेरे काम को प्रोवाइड किया किस दिन माना जाएगा। वो सारी बातें टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर होती हैं। हम सारे के सारे बच्चे, जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव बैठे हैं, जितने बच्चे भी इस टाइम लाइव बैठे हैं, सारे बच्चे बस एक बात कान खोल के सुन लेना कि जीएसटी की दुनिया में 3 घटनाएं होती हैं। हाँ नहीं, जीएसटी की दुनिया में 3 घटनाएं होती है। 3 घटनाएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो घटना होती है उसको बोलते हैं इनवॉइस की डेट। एक घटना होती है इनवॉइस की डेट। दूसरी घटना जो होती है वो घटना होती है, उस घटना को हम बोलते हैं कंप्लीशन डेट। तीसरी घटना जो होती है उस घटना को जो हम बोलते हैं, वो हमारी घटना जो है उसको हम बोलते हैं पेमेंट डेट। क्या बोलते हैं? पेमेंट डेट। मतलब एक डेट हमारी इनवॉइस डेट है, एक डेट हमारी कंप्लीशन डेट है, एक डेट हमारी पेमेंट डेट है। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं इन तीनों घटनाओं में से एक घटना तुम्हारा निकल कर आएगी टाइम ऑफ सप्लाई, और जो घटना तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई निकल कर आएगी उसके बेस पे तुम्हें जीएसटी पे करना होगा, बस ये पर ध्यान दो। तो जीएसटी की दुनिया में 3 ही घटनाएं हैं, या तो इनवॉइस या कंप्लीशन या पेमेंट। इन तीनों में से एक घटना तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगी, उस घटना के बेस पर ही तुम्हें जीएसटी देना होगा। अब एक बच्चा ये बात कहते हैं यार गाबा सर एक बात बताओ, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन इनवॉइस की रेट बनेगा या कंप्लीशन बनेगा या पेमेंट बनेगा? उसी के लिए ही तो हम चैप्टर करने जा रहे हैं। हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या बनेगा, हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, उसी के लिए हम चैप्टर करने जा रहे हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई हमारा इनवॉइस वाला बनेगा, टाइम ऑफ सप्लाई हमारा कंप्लीशन वाला बनेगा, या टाइम ऑफ सप्लाई हमारा पेमेंट वाला बनेगा। बस ये पर ध्यान दो।
और यही हमें इस चैप्टर में सीखना है। और जो भी दिन आएगा वो जिस मंथ में होगा उसे अगले महीने की 20 तारीख को हमें जीएसटी पे करना है। ये सारी बातें हमने रेगुलर बैच के अंदर भी की थी। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? चलो अब हम इसको लॉक करने जा रहे हैं। अब हम इसको लॉक कर रहे हैं, फटाफट से बोल दो कितनी घटनाएं हैं जी? 3। कौन कौन सी घटनाएं हैं? इनवॉइस, कंप्लीशन, पेमेंट। इन तीनों में से एक घटना हमारा पीओटी बनेगी, और जो पीओटी बनेगी उसे अगले महीने की 20 तारीख को हमारा जीएसटी देना होगा। बस ये बात ध्यान दो। क्लियर है? चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे आंसर दो। अब एक बच्चा कहता है सर जी एक बात बताओ। मैं कहा बता। कह रहा गब्बा सर एक बात बताओ, अब जो हमें टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, जैसे आपने बोला टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, अब ये टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए क्या कुछ हमारे जीएसटी में सेक्शन भी है? नहीं, क्या कुछ हमारे जीएसटी में सेक्शन भी है? भाई हम कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ सप्लाई? हमें कैसे पता लगेगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? तो इसके जीएसटी में सेक्शन भी है। अब सेक्शन कौन कौन से यहां पे निकल के आते हैं? तो सेक्शन नंबर 12 है, सेक्शन नंबर 13 है, सेक्शन नंबर 14 है। सेक्शन नंबर 12 टाइम ऑफ सप्लाई का है, 13 टाइम ऑफ सप्लाई का है, 14 है। सेक्शन 14 ओनली फॉर सीएस फैमिली के बच्चे और सीएमए वाले बच्चे। सीए के एग्जाम में सेक्शन नंबर 14 एप्लीकेबल नहीं होता। सीए के एग्जाम में 12 है, 13 है। सीएस की फैमिली के बच्चों में 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। सीएमए के अंदर भी 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। तो मतलब हमें तीनों सेक्शन यहाँ पे देखने हैं, 12 भी देखना है, 13 भी देखना है, 14 भी देखना है। जब मैं 14 समझाऊंगा तो अगर कोई सीए की फैमिली वाला बच्चा सामने बैठा है वो यहाँ से जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 14 उनके सिलेबस का मैटर नहीं है। बस ये बात ध्यान दो। तो 3 सेक्शन हमें यहाँ पे कवर करने हैं, 12 कवर करना है, 13 कवर करना है, 14 कवर करना है। और ये तीनों के तीनों सीजीएसटी एक्ट के हैं। इनमें से कोई सेक्शन भी जो है वो आईजीएसटी एक्ट का नहीं है। मतलब सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14, ये तीनों के तीनों जो हैं वो हमारे सीजीएसटी एक्ट के हैं। कोई सेक्शन भी आईजीएसटी एक्ट का नहीं है। ये बात क्लियर है? पक्का पक्का? क्या इसको लॉक कर सकता हूं? चलो अब यहां पे आ जाओ, फटाफट से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ मेरी फैमिली के बच्चे, सारे बच्चे यहां पे ध्यान दें। अब सुनो ध्यान से। अब एक बार यहां पे सारे बच्चे देखो यहां पे क्या लिखा है। देखो आपका सबसे पहले सेक्शन नंबर 12, 13, 14। अब 12 किस केस में लगेगा? 12 लगेगा अगर आपने गुड्स की सप्लाई की है तो पीओटी निकलेगा 12 में। अगर आपने सर्विस की सप्लाई की है पीओटी निकलेगा 13 में। और अगर आपके जीएसटी का रेट चेंज हुआ है तो पीओटी निकलेगा सेक्शन नंबर 14 के अंदर। अच्छा एक बात मेरे को बताना, अभी अभी ना कुछ समय पहले जीएसटी के बहुत सारे रेट चेंज हुए थे। आप बताओगे किस डेट को हुए थे? सारे बच्चे मेरे को फटाफट से बताओ, अभी अभी कुछ टाइम पहले जीएसटी के रेट बदले थे। आप मेरे को बता सकते हो किस डेट को रेट बदले थे? कोशिश करके बताओ। सोचो 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 सोचो। अभी अभी जीएसटी के रेट बदले थे, बहुत सारे रेट बदले थे। इतनी सारी न्यूज भी आई थी कि रेट बदल गए। हाँ क्या बात है मेरे बच्चों, रेट बदले थे 22 तारीख को। कब बदले थे? 22 तारीख को। अब जो 22 तारीख को जीएसटी के रेट बदले थे, अब जिन लोगों ने उस टाइम पर सप्लाई की थी, नया रेट लगेगा या पुराना लगेगा? टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? जीएसटी किस रेट से पे करना है, ओल्ड या न्यू रेट से? वही सारी बातें सेक्शन 14 के अंदर आएंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये मान लो कि 22 सितंबर को जो हमारे जीएसटी के रेट बदले थे उसमें नया रेट होगा, पुराना होगा, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कैसे होगा, ये सारी की सारी बातें आपकी सेक्शन नंबर 14 के अंदर आएंगी। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का? यस, वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड। ये बात क्लियर है? चलो अब पहले हम 12 करते हैं, पहले हम 13 करते हैं। अब सेक्शन नंबर 12 के टोटल मिला के 6 सब सेक्शन हैं। 12(1), 12(2), 12(3), 12(4), 12(5), 12(6। ऐसे ही सेक्शन नंबर 13 के भी 6 सब सेक्शन हैं। 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), 13(5), 13(6। दोनों के 6 सब सेक्शन। 12(1) से लेके 12(6) तक है। 13(1) से लेके आपका 13(6) तक यहाँ पे निकल के आ रहा है। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चा कहते हैं यार एक बात बताओ सर, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकालने के इतने सारे सेक्शन क्यों हैं? इतने सारे सेक्शन क्यों हैं? इतने सारे भाई, हमें पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकालना है तो इतने मल्टीपल सेक्शन क्यों हैं? क्योंकि अलग अलग केस में अलग अलग सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अब पहले ये समझो कि ये 12(1) और ये 13(1) ये क्या कहता है? ये दोनों सेक्शन क्या कहते हैं? ये दोनों सेक्शन कुछ नहीं कहते। ये दोनों सेक्शन उस, पहले एक बार लाइक करो,
सारे बच्चे एक बार लाइक करो। मार खाने वाले काम मत किया करो मेरे से, मैं सही बता रहा हूं तुम्हें। हेलो, तेरी बात कर रहा हूं मैं। जो हाथ ऐसा पकड़ के बैठा है ना, देख एक बार अंगूठा, एक बार चेक कर काम कर रहा है नहीं कर रहा। जल्दी कर फटाफट से, एक बार हाथ दबा के देख। नालायक। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है 12(1) और 13(1) क्या है। अच्छा, आपने देखा कि जैसे कई बार क्या होता है वो गलियों में और गांव में क्या होता है, गलियों में और गांव में क्या होता है, वो अपना पीपल के पेड़ के नीचे वो अंकल जी बैठे होते हैं। अंकल ही बैठे होते हैं, और वहाँ पे कई बार ऐसे ऐसे अंकल जी का ग्रुप बना होता है, या काफ़ी सारी लेडीज जो होती हैं वो चेयर पर बैठी होती है, नॉर्मली गलियों के अंदर या गाँव के अंदर। अब अगर मान लो किसी को भी, अगर मान लो किसी को भी हमें जानना है कि इसका बंदे का घर कहाँ है, तो एक तरह से वो मैप का काम करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, जैसे कई बार हम गांव में जा रहे होते हैं या कई बार हम जा रहे होते हैं, हम कहते हैं ना, हेलो भाई साहब, भाई साहब, यो बनवारी लाल का घर कड़ा मिलेगा। अरे बनवारी लाल कौन सा है? मुंशी लाल का बेटा क्या? हाँ हाँ हाँ, मुंशी लाल। अरे यूं करियो भाई, आगे चला जियो भाई, आगे चल के एक आवेगा चौक, चौक से तू राइट मुड़ जियो। राइट मुड़ने के बाद फिर थोड़ा सा आगे जाएगा, वहां पे हल्लू हलवाई की दुकान होगी। हल्लू हलवाई से तीसरा घर छोड़ के चौथा घर जो है वो बनवारी लाल का भाई। अब ये जो मैप है ना, ये जो लोग मैप होते हैं, ये मैप ही 12(1) और 13(1) है। मतलब 12(1) 13(1) कुछ भी नहीं है। ये हमें कह रहे हैं कि अगर तुम्हें पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकालना है तो फर्दर प्रोविजन जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। पीओटी कैसे निकलेगा वो मुझे नहीं पता। सेम 13(1) है। तो 12(1) 13(1) एक तरह से हमारे किसी काम के नहीं है। ये रेफर करते हैं कि भाई आगे जाओ, अगले वाले प्रोविजन फॉलो कर लो, वो तुम्हारा पीओटी निकालना सिखाएंगे। हमें पीओटी निकालना नहीं आता, बस ये पर ध्यान दो। देखो वही लिखा है यहाँ पे, रेफर फर्दर प्रोविजन, रेफर रेफर फर्दर प्रोविजन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो री 12(2) 13(2) इसमें फॉरवर्ड चार्ज की बात होगी, फॉरवर्ड चार्ज। 12(3) 13(3) इसमें रिवर्स चार्ज की बात होगी। 12(4) 13(4) इसमें वाउचर्स की बात होगी। 12(5) 13(5) ये रेसिडुअल केसेस हैं। 12(6) 36 इसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी की बात होगी। इन 5 केस में पीओटी निकालना हमें सीखना है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब सुनो ध्यान से। अब सबसे पहले ना हम सेक्शन 13 करेंगे सर्विस वाला, और जब सर्विस वाला हमारा हो जाएगा फिर हम करेंगे गुड्स वाला। अब सुन लो पहले कान खोल के, 13(4) 13(5) 13(6) ये तीनों के तीनों मैं तुम्हें अभी करा दूंगा। और जब ये समझ लेंगे, जब ये रिवाइज कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली 12(4) 12(5) 12(6 भी हमारे खत्म हो जाएंगे। मतलब सेक्शन 12 में सिर्फ 2 सब सेक्शन हमें अलग से करने हैं। एक तो 12(2) करना है अलग से, एक 12(3) करना है। 4 5 6 जो हैं वो 13 के साथ में ही हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्लियर है? चलो अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन नंबर आपका 13(2) टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ये बात ध्यान दो। अब सारे बच्चे, अब सारे बच्चे, अब सारे बच्चे यहां पे मेरी बात सुनना। एक बार सीधे होके बैठ भाई। हेलो, एक बार सीधे होके बैठ। सीधे होके, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे हो जा, बिल्कुल सीधे हो जा, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, कमर सीधी कर, कमर सीधी कर, कमर सीधी कर, कमर सीधी कर नालायक। अब सुनो ध्यान से। अब क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि जो ये 13(2) है ये कहता क्या? ये कहता है देखो जी, अगर कोई बंदा सर्विस की सप्लाई कर रहा है, उसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकालना हम सिखाएंगे। तो मैं कहा सिखा। कह रहा देखो जी, अगर कोई पर्सन सर्विस की सप्लाई कर रहा है, उसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कैसे निकलेगा? ये डिपेंड करता है कि उसने सर्विस का इनवॉइस विद इन टाइम इशू किया है या विद इन टाइम इशू नहीं किया है। एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा। गवर्नमेंट ये बात कहती है कि सर्विस का पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कैसे निकलेगा। यह डिपेंड करता है कि जिसने सर्विस की सप्लाई की है उसने सर्विस का इनवॉइस सही टाइम पर इशू किया है या नहीं किया। अगर उसने सर्विस का इनवॉइस सही टाइम पर इशू किया है तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का तरीका अलग है, और अगर उसने सर्विस का इनवॉइस सही टाइम पर इशू नहीं किया है तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का तरीका अलग है।
अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है कि सर्विस का इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या है। अब गवर्नमेंट कह रही है, सुनो जी, सर्विस का इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट जो है, जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई, जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई उस दिन से पहले सर्विस का इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। मतलब सर्विस कंप्लीट होने से पहले सर्विस का इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। और अगर सर्विस कंप्लीशन से पहले नहीं होता तो सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिन और 45 दिन के अंदर सर्विस का इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। मतलब मान लो ये कंप्लीशन की डेट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये कंप्लीशन की डेट है। अब या तो कंप्लीशन से पहले इनवॉइस इशू कर दो तो भी सही है, बट अगर कंप्लीशन से पहले नहीं किया तो कंप्लीशन के 30 दिन या 45 दिन के अंदर सर्विस का इनवॉइस इशू करना जरूरी है। मैंने क्या बोला? या तो कंप्लीशन से पहले, हेलो, या तो कंप्लीशन से पहले या कंप्लीशन के 30 दिन और 45 दिन के अंदर सर्विस का इनवॉइस इशू करना जरूरी है। अब बच्चा कहता है सर अगर मान लो सर्विस का इनवॉइस सही टाइम पर इशू कर दिया तो फिर पीओटी क्या निकलेगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा? फिर टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। और अगर आपने सर्विस का इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं किया, मतलब आपने कंप्लीशन के 30 दिन और 45 दिन के बाद इशू किया, तो फिर निकलेगा टाइम ऑफ सप्लाई, कंप्लीशन की डेट और पेमेंट की डेट विच एवर इज अर्लियर। ये हमारा पीओटी निकालने का तरीका है। तो अगर इनवॉइस विद इन टाइम है तो इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर, अगर इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है तो इनवॉइस तो है नहीं, फिर पेमेंट और कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर। ये हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आएगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का बताओ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, अगर सर्विस का इनवॉइस विद इन टाइम इशू किया है तो पीओटी क्या बनेगा? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर सर्विस का इनवॉइस विद इन टाइम इशू नहीं किया तो पीओटी क्या बनेगा? पेमेंट और कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर। अच्छा, इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है? या तो बिफोर कंप्लीशन या विद इन 30 डेज और 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। मतलब या तो कंप्लीशन से पहले या कंप्लीशन के 30 दिन और 45 दिन के अंदर हमें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे, देखो क्रक्स क्या है, यहाँ पे सर्विस कंप्लीट हो रही है तो या तो उससे पहले इनवॉइस इशू करना है या उसके 30 दिन और 45 दिन में करना है। ठीक है, अब पेमेंट का मतलब क्या होता है? पेमेंट मतलब जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री पास की और जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ, इनमें से जो अर्लियर होगा ना वो पेमेंट की डेट बनेगी। बस ये पर ध्यान दो। ये पेमेंट का मतलब है। तो पेमेंट का मतलब क्या होता है? बुक एंट्री और बैंक क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, ये हमारा डेट ऑफ पेमेंट बनेगा। तो कई बार हमें डेट ऑफ पेमेंट सीधी दी नहीं होती, ये दो डेट दी होती हैं। तो अगर ये दोनों डेट दी हैं तो इनमें से जो अर्लियर वाली होगी वो हमारी पेमेंट की डेट होगी। बस ये पर ध्यान दो। अब आगे देखो जी, आगे अब एक बार चेक करते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं जी। आईबीसी की बुक आज मैं दे दूंगा जी, आईबीसी की बुक आज मैं सारे ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, आईबीसी की बुक आज मैं सारे के सारे ग्रुप में डाल दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लें। ठीक है, चलो अब एक बार यहाँ पे चेक करना जी, एक बार यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करो, देखो अब यहाँ पे कंप्लीशन जो है 25 जुलाई, पेमेंट 22 जुलाई, इनवॉइस 28 जुलाई। आपको बताना है पीओटी क्या होगा और पेमेंट करने की ड्यू डेट क्या होगी। पहले मेरे को सारे बच्चे बताना, क्या कंप्लीशन के 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू है या नहीं है? बस ये बता दो जी, क्या कंप्लीशन के 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू है या नहीं है? अच्छा, 45 दिन कहां चेक करते हैं? बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले केस में 45 दिन चेक करते हैं, बाकी सब केस में गवर्नमेंट कहती है हम 30 दिन चेक करते हैं। अब पहले मेरे को ये बताओ, क्या इस पे ये जो इनवॉइस है इस कंप्लीशन के 30 दिन के अंदर है या नहीं है? है या नहीं है? बिल्कुल है। 25 जुलाई 28 जुलाई 30 दिन के अंदर ही है। तो अगर 30 दिन के अंदर है तो इनवॉइस और पेमेंट इनमें से अर्लियर क्या बनेगा? 22 जुलाई, और अगले महीने की 20 तारीख 20 अगस्त को हमें पेमेंट करनी होगी। डन? क्लियर है? पक्का पक्का। अब अगले पर आओ जी। डेट ऑफ कंप्लीशन है 25 सितंबर,
पेमेंट है 5 अक्टूबर, इनवॉइस है 23 सितंबर। अब क्या इनवॉइस विद इन टाइम है या नहीं है? अच्छा, विद इन टाइम का मतलब क्या होता है? या तो कंप्लीशन से पहले या कंप्लीशन के 30 दिन और 45 दिन में। ये 25 सितंबर है, ये 23 सितंबर है, क्या इनवॉइस विद इन टाइम है? बिल्कुल है, कंप्लीशन से पहले है ना। अब अगर कंप्लीशन से पहले है तो विद इन टाइम है, तो इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर क्या बनेगा? 23 सितंबर, ये हो गया 20 अगस्त, सो 23 अक्टूबर। यहाँ पे बनेगा 20 अक्टूबर बनेगा, जो अगला महीना बनेगा 20 अक्टूबर बनेगा जी। अब अगले पर आओ जी। यहाँ पर देखो 8 नवंबर है। अब बुक एंट्री, जो बुक एंट्री हमारी यहाँ पे निकल के आ रही है वो हमारी है 7 नवंबर। बैंक क्रेडिट जो है वो 10 नवंबर है। इनमें से अर्लियर क्या हो गया? 7 नवंबर हो गया। और आपने इनवॉइस कब इशू किया? 15 दिसंबर 24 को। क्या इसके 30 दिन के अंदर है? नहीं है। तो अगर 30 दिन में नहीं है तो इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है, तो पीओटी बनेगा फिर पेमेंट और कंप्लीशन। अर्लियर क्या है? 7 तारीख, तो 7 तारीख, अगला महीना 20 तारीख जी, ये पीओटी बनेगा। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। यहाँ पे देखो 5 सितंबर 24 है, ये 2 सितंबर 24 है। इनवॉइस विद इन टाइम है क्योंकि कंप्लीशन से पहले है। 2 सितंबर, और इसमें से अर्लियर 4 सितंबर। अर्लियर क्या बनेगा? 2 सितंबर, ये पीओटी आएगा। अगला महीना हो गया 20 अक्टूबर जी। डन। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। यहाँ पे देखो ये हो गया 15 दिसंबर, और ये हो गया 8 जनवरी। अब 15 दिसंबर 8 जनवरी, क्या विद इन 30 डेज है? और अगर विद इन 30 डेज है तो इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर क्या बनेगा? ये तो सॉरी, अपना 15 दिसंबर 15 जनवरी, तो ये तो क्या हो गया? तो गलत लग रहा है। इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर 15 दिसंबर 15 जनवरी, ये तो विद इन टाइम है। इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर, ये गलत लग रहा है मेरे को यार। 15 दिसंबर 15 जनवरी, इसका आंसर गलत नहीं लग रहा? मेरे ख्याल से इसका आंसर जो होना चाहिए वो इनवॉइस और पेमेंट में से अर्लियर। तो इनवॉइस और पेमेंट में से अर्लियर तो 8 जनवरी बनेगा, तो 8 जनवरी होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? 8 जनवरी होना चाहिए इसका आंसर। यहाँ पे 8 जनवरी आएगा, और यहाँ पर जो आंसर बनेगा 20 फरवरी बनेगा। हाँ वही तो। अगले पर आओ। अब ये देखो पार्ट पेमेंट आई है 6 नवंबर को, पार्ट पेमेंट आई है 25 नवंबर को। अब बताओ क्या करोगे जी? अब पार्ट पार्ट पेमेंट आई है तो क्या करोगे? अब दो पीओटी निकलेंगे, दो पीओटी। एक पीओटी तो निकलेगा ऐसे, और एक पीओटी जो निकलेगा इसी इंफॉर्मेशन के साथ में ऐसे। दो पीओटी आएंगे, मतलब जहां पर पार्ट पेमेंट है, जहां पर पार्ट पेमेंट है वहां पर दो पीओटी आएंगे। सर ड्यू डेट कैसे आया? बेटे जब पीओटी आएगा उसे अगले महीने की 20 तारीख जो होगी वो ड्यू डेट होती है ना। रिटर्न का चैप्टर नहीं किया क्लास में, GSTR 3B? तो पीओटी मेरा जो अगर मान लो सितंबर में है, तो अगला महीना क्या हो गया? अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर ड्यू डेट होगी जी। अब आगे देखो यहाँ पे जी। अब यहाँ 8 नवंबर, 6 नवंबर, और ये हो गया 15 नवंबर। अब क्या ये इसके विद इन 30 डेज है? अगर है तो इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर क्या बनेगा? 6 नवंबर बनेगा, ये हो गया 20 दिसंबर से। ऐसे अगले का बताओ जी। अब ये 8 नवंबर है और ये 15 नवंबर है, क्या इनवॉइस विद इन टाइम है? तो अगर विद इन टाइम है तो इनवॉइस और पेमेंट, अब यहाँ पर पेमेंट 25 नवंबर है, 15 नवंबर है, अर्लियर क्या बनेगा? 15 नवंबर, इसका भी 20 तारीख हो गया जी। ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। यहां पर भी पार्ट पेमेंट है, यहां पर पार्ट पेमेंट है। अब 15 दिसंबर और ये 5 मार्च, इनवॉइस विद इन टाइम तो नहीं है। अब अगर इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है तो फिर पेमेंट और कंप्लीशन अर्लियर बनेगा। यहां पे सॉरी, पेमेंट और कंप्लीशन, ये हो गया 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर बन गया। और फिर यहां पर बन गया 8 जनवरी, और यहाँ पे 15 दिसंबर, तो यहाँ पर 15 दिसंबर बनेगा, और दोनों का बनेगा 20 जनवरी। ये ड्यू डेट आपकी निकल के आ रही है। डन। अब पहले मेरे को बताओ इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर ये आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया हो, मतलब समझ में नहीं, रिवाइज कर लिया हो, अगर आपको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया हो तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से रिवीजन हो चुकी हो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं आपकी इजाजत लेके। जल्दी बोलो फटाफट से।
किसी के मन में कोई भी डाउट हो बता दो जी, किसी के मन में कोई भी डाउट हो बता दो। हाँ, दो ड्यू डेट भी आ सकती हैं बिल्कुल जी, पार्ट पेमेंट के अंदर दो ड्यू डेट भी आ सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। डन, लॉक कर दूं? पक्का पक्का? अरे भाई अगर तुम्हारे नोट्स ही खत्म नहीं होते यार, नोट्स मैंने पता नहीं कितनी अनगिनत बार दे दिए। अभी नोट्स मैं दे दूंगा क्लास के एंड में, लिंक शेयर कर दूंगा दोबारा से ड्राइव का, उस ड्राइव के लिंक को क्लिक कर लेना, उसमें सारे नोट्स हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, पक्का पक्का? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब एक बात मेरे को बताना, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार ना लोग सर्विस की ना एडवांस पेमेंट कर देते हैं। कई बार क्या होता है, लोग सर्विस की एडवांस पेमेंट कर देते हैं, मतलब अगली बार की सर्विस की अभी एडवांस पेमेंट कर दी। प्रैक्टिकल आपने प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार देखा होगा कि सर्विस बाद में देनी है, सर्विस अगले महीने है, पेमेंट आपने अभी कर दी। आप में से बहुत सारे बच्चों का वाईफाई कनेक्शन होगा पूरे साल का, आप चेक करो आपने कितनी पेमेंट एडवांस में की हुई है। आप में से बहुत सारे बच्चों का पोस्टपेड कनेक्शन होगा, कई बार हम पूरे साल का पोस्टपेड का या प्रीपेड का रिचार्ज करवा लेते हैं। अब प्रीपेड का रिचार्ज मैंने पूरे साल में करवा लिया है, एडवांस पेमेंट चली गई। तो मुद्दा ही निकल कह रहा है कि अब जहां पर एडवांस पेमेंट हो रही है उस केस में क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो जी, अगर तुम्हारा एडवांस पेमेंट 1000 तक है तो फिर तो इसका पीओटी अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा जब इसका इनवॉइस इशू करेंगे। मतलब पेमेंट और इनवॉइस एट द ऑप्शन, तो ऑब्वियस बात है ऑप्शन जो मैं चूज करूंगा वो इनवॉइस वाला ऑप्शन चूज करूंगा। क्लियर है जी? और फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, अगर अगर पेमेंट जो है वो 1000 से ज्यादा है, अगर पेमेंट 1000 से ज्यादा है तो फिर आपकी ड्यू डेट जो बनेगी, मतलब फिर गवर्नमेंट कह रही है फिर पेमेंट ही तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बन जाएगी, अकॉर्डिंगली जीएसटी फिर अभी एप्लीकेबल होगा बस। मतलब डेट ऑफ पेमेंट ही तुम्हारा पीओटी है, अकॉर्डिंगली फिर हमें जीएसटी एप्लीकेबल करना पड़ेगा अगर आपने एडवांस दिया अगली बार की सर्विस का 1000 से ज्यादा। फिर पूरी वैल्यू पर जीएसटी तुम्हें अभी देना पड़ेगा, पूरी की पूरी वैल्यू पर। और अगर 1000 तक है फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका पीओटी बनेगा बाद में जब उस सर्विस का इनवॉइस इशू करोगे। क्लियर है? पक्का पक्का? चलो अब यहां पे देखो जी, अब यहां पे ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड चार्ज वाला केस, ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड चार्ज। हाँ, डेट ऑफ इनवॉइस नहीं चेक करेंगे, अगर 1000 से ऊपर गया फिर डेट ऑफ इनवॉइस चेक नहीं करनी, फिर तो जो पेमेंट की डेट होगी वही हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है, और कुछ हमें चेक ही नहीं करना अगर एडवांस पेमेंट जो है वो 1000 से ज्यादा है। अगर 1000 तक है फिर इनवॉइस डेट हमारे काम की है, अगर 1000 से ऊपर है फिर इनवॉइस वाली डेट हमारे काम की नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, अब आ जाओ रिवर्स चार्ज। अब यहाँ पे रिवर्स चार्ज आ जाओ। अच्छा सुनो ध्यान से, ओए नाक में उंगली मारने वाले इधर सुन, पता नहीं क्या करते रहते हो तुम, पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहे हो तुम, ये हैं क्या कर रहे हो? कोई बच्चा, पता नहीं क्या कर रहे हो, नालायक कहीं के, सीधे होके बैठ जाओ। अब सुनो ध्यान से, अब देखो ये बात तो कंफर्म है कि तुम पहली बात तो जीएसटी नहीं पढ़ रहे, ये बात तो कंफर्म है कि पहली बार तो जीएसटी नहीं पढ़ रहे, मैं मान रहा हूं तुमने पहले पढ़ा हुआ है। तुमने अगर जीएसटी में पहले पढ़ा हो रिवर्स चार्ज, पढ़ा आपने रिवर्स चार्ज? जल्दी बोलो, रिवर्स चार्ज पढ़ा है? जल्दी बोलो फटाफट से, आपने रिवर्स चार्ज पढ़ा है? रिवर्स चार्ज बोल दो। वाह, व्हाट व्हाट, लड़के देखो क्या करती है, व्हाट, ऐसा कौन करता है? ये तो अंकल लोग करते हैं, जेंजी नहीं करते। क्यों भाई? जेंजी के नाक बिल्कुल साफ रहते हैं, हैं? जेंजी क्या करता है, चिमटा लेके आते हैं क्या, मम्मी प्लीज गिव मी चिमटा, आई डोंट यूज माई हैंड, वी आर जेंजी मम्मी, हैं? जेंजी और क्या करते हैं?
नालायक कहीं के। अब सुनो ध्यान से, हमने ना जीएसटी में रिवर्स चार्ज पढ़ा था। जितने बच्चे भी सामने बैठे हैं, थोड़ा बहुत मेरे को बता सकते हो रिवर्स चार्ज कौन कौन सी सर्विस पे रिवर्स चार्ज लगता है, बताना मेरे को। एक बार मेरे को बताओ, कौन कौन सी सर्विस पे रिवर्स चार्ज लगता है। जल्दी बोलो, कौन कौन सी सर्विस पे रिवर्स चार्ज लगता है, जल्दी बताओ। कुछ मेरे को सर्विस के नाम बताओ जहां जहां रिवर्स चार्ज है। जहां जहां रिवर्स चार्ज है मेरे को फटाफट से बता दो, जहां जहां रिवर्स चार्ज है। जल्दी बोलो फटाफट से जी। जहां जहां रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बता दो, कहां कहां पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है, जल्दी करो। नाम बताओ। इंश्योरेंस एजेंट हो गया, और बताओ जी। इंश्योरेंस एजेंट हो गया, एडवोकेट की सर्विस हो गया, बहुत बढ़िया। एडवोकेट की सर्विस हो गया। नालायक, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पे कोई रिवर्स चार्ज नहीं है, जीटीए हो गया, बहुत बढ़िया। स्पॉन्सरशिप हो गया, ठीक है। और बताओ और बताओ और बताओ, स्पॉन्सरशिप हो गया, और बताओ। और बताओ फटाफट से। जीटीए हो गया, ठीक है। ऑथर वाला केस हो गया, बिल्कुल सही बात है। स्पॉन्सरशिप हो गया। रेस्टोरेंट की सर्विस पे कोई रिवर्स चार्ज नहीं है मेरे नालायक बच्चे, कोई रिवर्स चार्ज नहीं है। फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस पे हो गया, बिल्कुल सही बात है। टबैको लीव्स पे हो गया, बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस पे हो गया, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल पे हो गया, कॉपीराइट की सर्विस पे हो गया। आपने बहुत सारी सर्विस मुझे बताई जहां पे रिवर्स चार्ज है। अच्छा, रिवर्स चार्ज वाले केस में जीएसटी कौन देता है, बताना जी। रिवर्स चार्ज वाले केस में जीएसटी कौन देता है, सप्लायर या रिसीवर, सारे बच्चे बता दो बस। रिवर्स चार्ज वाले केस में जीएसटी कौन देगा, सप्लायर देगा, रिसीवर देगा, रिसीवर देगा। अगर रिवर्स चार्ज वाले केस में रिसीवर जीएसटी देगा तो क्या हमें पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। अब रिवर्स चार्ज वाले केस में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कैसे निकलेगा वो हम यहां पे रिवाइज करने जा रहे हैं। आरसीएम वाले केस में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन या टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, अब वो रिवाइज करने जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट कह रही सुनो जी, अगर तुम्हारी सर्विस रिवर्स चार्ज में है तो उसका पीओटी कैसे निकलेगा, ये डिपेंड करता है कि जब इनवॉइस इशू किया गया उस सर्विस का, उस सर्विस का, तो अगर उस इनवॉइस के डेट से 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आ गई है तो फिर पेमेंट ही पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बनेगी। बट अगर उस इनवॉइस से 60 दिन में पेमेंट नहीं आई है तो फिर जहां 60 दिन खत्म होंगे उससे अगला दिन जो होगा 61st डे, वो तुम्हारा पीओटी बनेगा। मैं एक बार दोबारा बोल दूं, रिवर्स चार्ज वाले केस में, रिवर्स चार्ज वाले केस में इनवॉइस के अगर पेमेंट 60 दिन में आ गई तो पेमेंट ही पीओटी है। और अगर पेमेंट 60 दिन में नहीं आती तो जहां 60 दिन खत्म हो रहे हैं उससे अगला दिन 61st डे, वही तुम्हारा पीओटी बनेगा जी। और पेमेंट का मतलब होता है बुक एंट्री और बैंक डेबिट विच एवर इज अर्लियर। ये पॉइंट हमारा यहां पे निकल के आता है, बस ये पर ध्यान दो। जैसे वहां पर था ना, जैसे वहां पर क्या था, बैंक क्रेडिट, यहां पर बैंक क्रेडिट नहीं, बुक एंट्री और बैंक डेबिट विच एवर इज अर्लियर, इसको पेमेंट की डेट बोलते हैं, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या इसको हम पैक कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे चेक करना, एक बार यहाँ पे इनका पीओटी निकालो मेरे को। इसका, इस एग्जाम्पल का एक बार मेरे को पीओटी निकाल के बताओ जी। इस एग्जाम्पल का एक बार मेरे को फटाफट से पीओटी निकाल के बता दो, इस एग्जाम्पल का पीओटी क्या निकलेगा। ये लो जी, बताना इस एग्जाम्पल का पीओटी। हाँ, मेरा टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, हम टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, यहाँ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आएगा। सेक्शन 14 अभी हम करेंगे जी, सेक्शन 14 अभी हम करेंगे।
पर रेसिपिएंट पेमेंट क्यों रिसीव करेगा, क्या कह रहे हो ये? रेसिपिएंट पेमेंट गवर्नमेंट को करेगा, गवर्नमेंट को। उसमें जो कॉम्पोजिशन स्कीम है, बिल ऑफ सप्लाई जहां रहता है उसमें पीओटी सेम तरीके से निकलता है नॉर्मल चार्ज की तरह जी। जल्दी बताओ यहाँ पे जी, कैसे निकलेगा यहाँ पर? यहाँ पे देखो, पहले का तो 4 फरवरी आएगा और अगले का फिर यहाँ पे 14 फरवरी आएगा जी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ फटाफट से जी। पहले का 4 फरवरी है, उसके बाद फिर यहाँ पे 14 फरवरी है जी। लॉक कर दूं? डन। क्लियर है जी? सर डेट ऑफ इनवॉइस की नेक्स्ट डे से, हाँ नेक्स्ट डे से काउंट करेंगे, नेक्स्ट डे से काउंट करेंगे। सर 14 फरवरी वाला समझ में नहीं आ रहा, अच्छा। 14 फरवरी की डेट तुम्हें समझ में आती है? हैं? अबे ढोकलों, 14 फरवरी की डेट तुम्हें समझ में आती है, 14 फरवरी वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। इधर आ गया, आ गया, इधर आ। ये इनवॉइस की डेट है, इनमें से अर्लियर क्या है? 5 मार्च, ये पेमेंट की डेट है। क्या इस डेट के 60 दिन में पेमेंट आ रही है? चेक करो। 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, ये क्या? 5 मार्च, पेमेंट 60 दिन में नहीं आ रही। तो जहां यहां से 60 दिन खत्म होंगे उससे अगला दिन जो होगा वो पीओटी है। अब ये 15 दिसंबर है तो 16 से काउंटिंग करेंगे, 16, 17, 18, 19, 20, और दिसंबर में 11 दिन और, 11 और 5, 16 दिन दिसंबर में, जनवरी में 31 दिन, तो ये हो गए टोटल मिला के 47। फिर 13 फरवरी को मेरे 60 दिन खत्म हो रहे हैं, 13 फरवरी को 60 दिन खत्म हो रहे हैं, उससे अगला दिन क्या बनेगा? 14 फरवरी, तो यही हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा। क्या दिक्कत है बताओ यार, जल्दी बोलो क्या दिक्कत है, फटाफट से बताओ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब समझ में आ गया? हेलो, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये पॉइंट इस तरह से निकल के आएगा, बस ये बात ध्यान दो। रिवर्स चार्ज वाले केस में तो अगर पेमेंट 60 दिन में आ गई तो पेमेंट पीओटी बनेगा, अगर पेमेंट 60 दिन में नहीं आई तो 61st डे जो है फिर वो तुम्हारा पीओटी बन जाएगा। डन। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब आ जाओ वाउचर वाले केस में, आओ कि वाउचर वाले केस में क्या होगा। अब सुनो वाउचर वाले केस में क्या होगा। आज देखो प्रैक्टिकल लाइफ में ना बहुत सारे वाउचर मिलते हैं, आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में ना बहुत सारे वाउचर मिलते हैं, बहुत सारे वाउचर मिलते हैं। आर गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, जब भी तुम पेमेंट करते हो तो पेमेंट के टाइम पर एक वाउचर मिल जाता है। भाई पेमेंट करते हो क्या मिलता है? एक वाउचर मिल जाता है। फिर वाउचर दो तरह के होते हैं, या तो वाउचर होता है आइडेंटिफिएबल। अच्छा हाँ, एक पॉइंट हमारा बैलेंस बचा है, भी एक पॉइंट हमारा बैलेंस बचा है। इसी में एक अमेंडमेंट आई है, उस अमेंडमेंट को भी हम साथ में कवर कर लेते हैं। इसमें से एक अमेंडमेंट आई है, उस अमेंडमेंट को भी साथ में कवर कर लेते हैं। एक बात मेरे को बताना, इधर देखो ध्यान से। जीएसटी में इनवॉइस कौन इशू करता है? पहले मेरे को ये बताओ, जीएसटी में इनवॉइस कौन इशू करता है? बताना जी। जीएसटी में इनवॉइस कौन इशू करता है बताओ। हाँ नहीं, जीएसटी में इनवॉइस कौन इशू करता है? जल्दी बोलो फटाफट से, जीएसटी में इनवॉइस कौन इशू करते हैं जी? तो जीएसटी में इनवॉइस जो इशू करता है वो कौन करता है? सप्लायर, सप्लायर। अच्छा अगर मेरा केस रिवर्स चार्ज वाला है,
तो इनवॉइस कौन इशू करेगा? भाई फॉरवर्ड चार्ज में तो सप्लायर करता है, रिवर्स चार्ज में इनवॉइस कौन इशू करेगा? बताना जी। रिवर्स चार्ज वाले केस में इनवॉइस कौन इशू करेगा? ये बता दो बस मेरे को, रिवर्स चार्ज वाले केस में इनवॉइस कौन इशू करेगा? रिवर्स चार्ज वाले केस में, रिवर्स चार्ज वाले केस में इनवॉइस कौन इशू करेगा? रिवर्स चार्ज वाले केस में हमेशा इनवॉइस इशू करता है सप्लायर। यस, सप्लायर, रिसीवर नहीं करता, सप्लायर करता है। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, रिवर्स चार्ज वाले केस में हमेशा इनवॉइस सप्लायर ही इशू करता है, कभी भी रिसीवर इनवॉइस इशू नहीं करता। बट हां, एक केस ऐसा है जहां पे रिवर्स चार्ज वाले केस में रिसीवर इनवॉइस इशू कर देता है, अगर सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो। अगर सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, उस केस में गवर्नमेंट ये बात कह रही है रिसीवर इनवॉइस इशू करता है, उसको सेल्फ इनवॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ इनवॉइस बोलते हैं। बट अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, चाहे फॉरवर्ड चार्ज हो या रिवर्स चार्ज हो, हमेशा सप्लायर इशू करेगा, कभी भी रिसीवर इनवॉइस इशू नहीं करेगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, मैं बता रहा हूं सर, ये हमारी स्पीड वैसे कायदे में थोड़ी स्लो चल रही है, ये रिवीजन बैच मेरे को लग नहीं रहा, ये थोड़ा सा रेगुलर बैच ही लग रहा है, बट मैं कहता हूं चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हें समझ में आए कि तुम पेपर कम से कम सही, इतना पढ़ने के बाद भी अगर पेपर सही करके आ जाओगे ना, मेरी सारी मेहनत अच्छे से हो जाएगी। बट अगर इतना मेहनत करने के बाद भी पेपर सही नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ऑलवेज सप्लायर इनवॉइस इशू करता है, ऑलवेज सप्लायर करता है, बट अगर किसी केस में सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिवर्स चार्ज वाला केस है, तो रिसीवर सेल्फ इनवॉइस इशू कर सकता है। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है, जो तुमने ये पॉइंट ऑफ टैक्सेशन पढ़ा रिवर्स चार्ज वाला, ये तब लगेगा अगर सप्लायर इनवॉइस इशू करता है, अगर सप्लायर करता है। बट अगर किसी केस में रिसीवर इनवॉइस इशू करे, सेल्फ इनवॉइस वाला केस हो, सेल्फ इनवॉइस वाला जहां पे रिसीवर इनवॉइस इशू करता है, तो फिर वहां का पीओटी अलग निकलेगा, वहां का पीओटी ऐसे नहीं आएगा। सर फिर वहां का पीओटी कैसे निकलेगा? वहां का पीओटी गवर्नमेंट कहती है अगर किसी केस में रिसीवर इनवॉइस इशू कर रहा है, तो जब उसने इनवॉइस इशू किया और जो पेमेंट की डेट होगी इसमें से अर्लियर, यही तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है, यही तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है। इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यहां पे कोई हमें 60 दिन चेक नहीं करने, कोई 61 डे चेक नहीं करने। अगर रिसीवर इनवॉइस इशू कर रहा है तो इनवॉइस इशू करने की डेट और पेमेंट की डेट, इनमें से अर्लियर, यही मेरा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। हाँ जी, क्लियर है? पक्का पक्का? तो ये अमेंडमेंट है इस बार की, ये अमेंडमेंट है इस बार की। वैसे मैं दोबारा बोल दूं, वैसे आरसीएम में यही केस लगेगा, वैसे आरसीएम में यही केस लगेगा। बट अगर स्पेशल केस क्या है, अगर आरसीएम में रिसीवर इनवॉइस इशू कर रहा है, सेल्फ इनवॉइस इशू कर रहा है, क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, उस केस में फिर गवर्नमेंट कहना चाहती है इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर कर दूं? चलो अब वाउचर वाले केस में हो जी। अब देखो वाउचर दो तरह के होते हैं, या तो होते हैं आइडेंटिफिएबल या होते हैं नॉट आइडेंटिफिएबल। अब अगर आइडेंटिफिएबल वाउचर, आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या है? जब तुम्हें पता है बदले में क्या मिलेगा। मैंने तुम्हें एक वाउचर दिया, हेलो भाई साहब, ओए ओए ढोकले, हेलो ओए जलेबी, सुन मेरी बात, मैंने तुम्हें एक वाउचर दिया, क्या कहने लग रहा हूं, सुनना नहीं के हैं? मैंने तुम्हें एक वाउचर दिया, उस वाउचर में लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर तू रेमंड्स के शर्ट लेगा। 20% डिस्काउंट ऑन रेमंड शर्ट, रेमंड्स की शर्ट पे 20% डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज आइडेंटिफिएबल। मैंने कहा मैं तेरे को वाउचर दे रहा हूं, किसी भी ब्रांड की शॉपिंग पे 20% डिस्काउंट मिलेगा, किसी भी ब्रांड की शॉपिंग पे, तो ये नॉट आइडेंटिफिएबल है। तो अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है तो ये वाउचर में जिस दिन आपने इशू किया होगा वो उसका पीओटी बनेगा। और अगर नॉट आइडेंटिफिएबल है, मुझे पता ही नहीं बदले में क्या मिलेगा, तो फिर जिस दिन वाउचर रिडीम करोगे वो दिन जो होगा वो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बनेगा। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या बात है जी? डन?
तो आइडेंटिफेबल वाले केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, नॉट आइडेंटिफेबल वाले केस में डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, ये हमारा बनेगा जी। डन। चलो अब एक बार चेक करना है यहाँ पे जी, एक बार ये एग्जांपल देखो और मुझे बताओ इसमें कोनो दिक्कत तो नहीं है आपको? सारे बच्चे बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? Amazon के गिफ्ट कार्ड आइडेंटिफेबल होते हैं, वो डिपेंड करता है जी, वो डिपेंड करता है कि जो गिफ्ट कार्ड है उसके बदले में क्या मिल रहा है मुझे। हाँ जी, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? पक्का पक्का? चलो जी यहां तक क्लियर है। चलो अब यहाँ पे अगले पॉइंट के ऊपर आ जाओ जी, अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आओ। अब यहाँ पे है इंटरेस्ट पेनल्टी वाले केस में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या निकलेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, इंटरेस्ट और पेनल्टी वाले केस में क्या निकलेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है। इंटरेस्ट पेनल्टी वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, जिस दिन तुम इंटरेस्ट और पेनल्टी रिसीव करोगे ना, वही दिन तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा। मतलब जिस दिन इंटरेस्ट रिसीव करोगे, जिस दिन पेनल्टी तुम रिसीव करोगे, वही दिन तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकल के आएगा। तो जब आपने इसको रिसीव किया, जब आपने क्या किया, इसको रिसीव किया, वही दिन तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकल के आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन में तुम्हें रिसीव की डेट दी होगी उसी को ही पॉइंट ऑफ टैक्सेशन मान लेना, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, आगे देखो, आगे जी रेसिडुअल केस। अब रेसिडुअल केस में क्या है, रेसिडुअल केस का मतलब होता है जिसको कहीं मौत नहीं मिलेगी, जो कहीं पर कवर नहीं होगा वो यहाँ पे कवर होगा। बट ये आपके एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी मॉड्यूल में दिया तो हमें करना है। रेसिडुअल केस का मतलब ये होता है कि भैया अगर आपने रिटर्न भरी है तो जिस दिन रिटर्न भरोगे वही दिन तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है। अगर तुमने रिटर्न नहीं भरी है, फिर जिस दिन आप टैक्स पे करोगे वही दिन तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आएगा, बस ये पर ध्यान दो। तो रिटर्न भरने वाले केस में रिटर्न की डेट, रिटर्न नहीं भरने वाले केस में जब तुम टैक्स पे करोगे वही दिन तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन निकल के आ जाएगा, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है, तो अब जाके हमारा ये केस निकल जाता है। अब यहाँ पे आ जाओ, गुड्स वाले केस में क्या होगा। अब सर्विस वाले केस हमारे सारे रिवाइज हो चुके हैं। हाई फाई करो, हाई फाई, हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, जल्दी करो। चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मेंशन होगा, बिल्कुल 100% मेंशन होगा जी, 100% मेंशन होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। अब मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि अगर हम गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा। अब गुड्स में आ जाओ, फॉरवर्ड चार्ज। अब अगर मैं गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं तो फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में क्या होगा। दो केस हैं, या तो आपने एक्शनेबल क्लेम की सप्लाई की है या आपने अदर गुड्स की सप्लाई की है। याद है एक्शनेबल क्लेम भी गुड्स वाली कैटेगरी में आते हैं। अब गवर्नमेंट कह रही अगर एक्शनेबल क्लेम है, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, हॉर्स रेस, मनी गेमिंग, अगर आपने उसकी सप्लाई की है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट या डेट ऑफ पेमेंट, इनमें से अर्लियर ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आएगा। मतलब पेमेंट हमें यहां पे देखनी है। इट मींस अगर पेमेंट एडवांस में है तो पेमेंट की डेट हमारा पीओटी बनेगी। पर अगर मेरे गुड्स एक्शनेबल क्लेम नहीं है, मान लो अदर गुड्स हैं, कोई और गुड्स की सप्लाई है, तो फिर पीओटी बनेगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट विच एवर इज अर्लियर। यहां पर पेमेंट हमें चेक नहीं करनी, पेमेंट हमें इग्नोर करनी है। याद आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था, हेलो भाई साहब ओए, आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था कि डेट ऑफ पेमेंट इग्नोर करना गुड्स वाले केस में। पेमेंट की डेट सर्विस वाले केस में तो चेक करनी है, गुड्स वाले केस में हमें चेक नहीं करनी, बस ये पर ध्यान दो। तो गुड्स वाले केस में हमें चेक ही नहीं करना कि पेमेंट कब आई है, सर्विस वाले केस में पेमेंट देखनी होती है। हाँ एक्शनेबल क्लेम वाला केस है तो बात एक अलग है। नॉर्मल केस में इनवॉइस और इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट
विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट हमें इग्नोर करनी है। अच्छा, इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या होती है जी? याद है इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या होती है? ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है कि सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है या मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है, अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो फिर, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो लास्ट डेट बनेगी डेट ऑफ रिमूवल, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो लास्ट डेट क्या बनेगी? डेट ऑफ डिलीवरी। अब मुझसे ये मत पूछना कि मूवमेंट इन्वॉल्व है और मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है का मतलब क्या होता है, ये हम सीख चुके हैं। मूवमेंट इन्वॉल्व है का मतलब क्या है? सामान बाद में आ रहा है। मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है का मतलब क्या हो रहा है? सामान साथ में जा रहा है। तो अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो डेट ऑफ रिमूवल लास्ट डेट बनेगी, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो लास्ट डेट बनेगी। बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे जी, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर, ये लास्ट डेट बनेगी। तो मूवमेंट इन्वॉल्व वाले केस में इनवॉइस और रिमूवल अर्लियर, और मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं वाले केस में इनवॉइस और डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर, ये लास्ट डेट बनेगी। क्या बात समझ में आ रही है जी? आईबीसी की क्लासेस चल रही हैं जी ऑलरेडी, बस एक ही क्लास मैंने आईबीसी की नहीं ली, और आईबीसी के हमारे सेक्शन 54 तक हो चुके हैं, अगर आपको पता हो जी। ठीक है, ऑलमोस्ट पूरा सीआरपी हमारी खत्म हो चुका है, एक क्लास बस मैंने आईबीसी की नहीं ली, बाकी तो सारी की सारी टोटल आई थिंक 39 या 40 लेक्चर यूट्यूब पे हैं अभी अभी जो लिए हैं जी। डन। कंफ्यूजन थोड़ा होगी यार एग्जाम में, कैसे कंफ्यूजन होगी? अलग अलग केस को अलग अलग लेके चलो ना, कैसे मिक्स हो रहा है सारा? सर्विस वाले केस में अलग है, गुड्स वाले केस में अलग है। अब अगर तुम डेली बेस पे खुद रिवीजन नहीं करोगे तो मिक्स हो जाएगा ना। अलग सर्विस वाले केस में तो बिल्कुल अलग है, सर्विस वाले केस में तो बिल्कुल अलग है, गुड्स वाले केस में अलग है। गुड्स वाले केस में दो ही तो केस हैं, या तो मूवमेंट इन्वॉल्व है या मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो इनवॉइस और रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर इनवॉइस और डिलीवरी की डेट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस की डेट तो सेम ही है, फर्क क्या हो रहा है? रिमूवल और डिलीवरी में से बस एक दिन देखना है जी। अगर मूवमेंट है तो रिमूवल देखेंगे, अगर मूवमेंट नहीं है तो फिर डिलीवरी से कंपेयर करेंगे जी। यहां पे देखो, एक बार चेक करना क्या इसमें कोई, इसमें ना एक क्वेश्चन में ना कोई गलती है। मैं देखता हूं वो आप गलती पहचानोगे नहीं पहचानोगे, तो देखता हूं आप उस गलती को पहचान पा रहे हो नहीं पहचान पा रहे, बताना इसमें से कौन सा आंसर गलत है। एक बार चेक करना, एक बार चेक करो। खुशी, उसके बाद मेरे बच्चे दो रिकॉर्डेड क्लास पे तो डाल ली थी, वो देखी नहीं क्या आपने? 2-2 घंटे की। और मैंने 5 तारीख को बताया था कि 2 रिकॉर्डेड क्लास डालूंगा जिसमें पीपीआईआरपी होगा और आपका वोटर फॉर अरेंजमेंट होगा। तो सेक्शन नंबर 51 तक तो मैंने रिवाइज करवा ही दिया था, 51 तक तो हमने लाइव रिवीजनिंग कर ली थी। हाँ जी, एक बार बताओ इसमें से कौन सा आंसर गलत है? इसमें एक आंसर मुझे गलत लग रहा है, पता नहीं क्यों, तुम बताओगे। थर्ड वाला, थर्ड वाला पक्का? बच्चा कह रहा थर्ड वाला गलत है जी, पक्का? कैसे? कैसे 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 एक बार चेक करते हैं चलो। पहले में तो मूवमेंट इन्वॉल्व है, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल और इनवॉइस अर्लियर 18 तारीख, ठीक है।
अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डिलीवरी और इनवॉइस अर्लियर 15 तारीख। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल और इनवॉइस अर्लियर, तो यहाँ पर बनेगा 5 मार्च, बनेगा यहाँ पर 5 मार्च, यहाँ पर 5 मार्च आएगा जी। उसके बाद मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो 4 जुलाई और 5 जुलाई, अर्लियर क्या बनेगा 4 जुलाई। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो 4 जुलाई और 8 जुलाई, अर्लियर क्या बनेगा 4 जुलाई। फिर अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो ये और डिलीवरी अर्लियर क्या बनेगा आपका 15 नवंबर, ये बनेगा जी। ऑलमोस्ट सारे आंसर सही हैं, बस तीसरे में वहां पे जुलाई की जगह मार्च आएगा जी। तीसरे में वहां पे जुलाई की जगह मार्च आएगा, बाकी सारे के सारे आंसर जो है वो यहाँ पे सही है जी। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है जी? लॉक कर दूं? बोलो। क्लियर है बिल्कुल जी? क्या इसको पैक कर सकते हैं? बोलो मेरे बच्चों। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे आओ, आरसीएम वाले केस में क्या है जी? अब यहाँ पे आरसीएम वाले केस में देख लो, आरसीएम वाले केस में क्या है जी? अब आरसीएम वाले केस में क्या है, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना कि आरसीएम वाले केस में क्या है। आरसीएम वाले केस में गवर्नमेंट कह रही है जो सर्विस में तुमने पढ़ा वो यहाँ पे नहीं है। पहले मुझे ये बताओ, किसी को याद है गुड्स भी आरसीएम में कवर होते हैं? सीए वाले बच्चों को तो याद नहीं होगा, बट सीएस की फैमिली के बच्चों को तो याद होगा कि गुड्स भी आरसीएम में कवर होते हैं। याद करो, कैश्यू नट्स हो गया, कैश्यू नट्स हो गया, रो कॉटन हो गया, सिल्क यान हो गया, लोटरी की सप्लाई हो गया, तेंदू लीव्स हो गया, टबैको लीव्स हो गया। याद है, ये सभी गुड्स रिवर्स चार्ज वाली कैटेगरी में आते हैं। तो जो जो गुड्स रिवर्स चार्ज में आते हैं उनका पीओटी कैसे निकलेगा, अब वो देखने जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने बोला जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किया वो दिन, फिर जिस दिन उस गुड्स की पेमेंट आई वो दिन, और जहां से इनवॉइस इशू किया वहां से 31st डे, विच एवर इज अर्लियर। जैसे सर्विस वाले केस में 61st डे चेक करते हैं ना, यहां पर 31st डे चेक करते हैं। सर्विस वाले केस में ये चेक नहीं करते सर्विस रिसीव कब की है, यहां पर जिस दिन गुड्स रिसीव किया, जिस दिन पेमेंट आई, और इनवॉइस से 31st डे, इनमें से अर्लियर, ये तुम्हारा पीओटी बन जाएगा। और पेमेंट का मतलब क्या होता है, बुक एंट्री और बैंक डेबिट विच एवर इज अर्लियर, ये हमारा पेमेंट का मतलब निकल के आ रहा है जी। अब इधर देखो ध्यान से, अब यहां पे एक बार चेक करो, देखो तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया होगा और तुम्हें पीओटी निकालना होगा। अब तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया होगा, तुम्हें पीओटी निकालना होगा। अब एक बात मेरे को बताना, सारे के सारे बच्चे बताओ जी, ये लो इसके सारे के सारे आंसर मैंने छुपा लिए। अब एक बार थोड़ा सा मुझे आंसर निकाल के बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। तुम्हें 3 डेट दी होंगी, जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ, जिस दिन पेमेंट, और जब इनवॉइस है। अब इनमें से क्या अर्लियर जो है वो पीओटी बनेगा, तुम्हें ये बताना है जी। हाँ जी, अब मेरे को यहां पे बताओ, ये लो। सर सर्विस में एक्स्ट्रा 30 क्यों है मेरे बच्चे, वो तो गवर्नमेंट को पता होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो तो, कि सर्विस वाले केस में नॉर्मली पेमेंट लेट आती है, गुड्स वाले केस में गवर्नमेंट कहती है पेमेंट जल्दी आनी चाहिए जी। तो गुड्स वाले केस में पेमेंट गवर्नमेंट जल्दी डिमांड करती है, सर्विस वाले केस में थोड़ी सी लेट डिमांड करती है। हाँ, आरसीएम में जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिल्कुल, जिसको जीएसटी देना है। जीएसटी किसको देना है, रिसीवर को, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है जी। अब इसका निकालो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा। हाँ जी।
हो गया आंसर जी? चलो अब एक बार चेक करो यहाँ पे जी, एक बार चेक कर लो आंसर और फिर मुझे बताओ कितने सही हैं और कितने गलत हैं। हाँ जी, कितने सही हैं और कितने गलत हैं जी? सारे सही हैं? नहीं। अरे यार कमाल है भाई साहब तुम्हारे यार। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हेलो ओए, इधर आओ। हाँ मेरा बच्चा, तेरे काला टिक्का लगाता हूँ कान के पीछे, आ जा। कान के पीछे, कान के पीछे काला टिक्का लगाता हूँ तेरे नालायकों। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। और जिनके गलत है ना, जिनके गलत हैं, जिनके गलत हैं वो सुन ले ध्यान से क्यों गलत हुए हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्यों गलत हुए हैं। सुन लो ध्यान से मेरी बात को कान खोल के। अब यहाँ पे सुनना, पहली बात, ये डेट, ये जो डेट है ना हमारी, ये वाली डेट जो है, ये डेट हमारे काम की नहीं है जी। ये जो डेट है, ये डेट हमारे इससे पीओटी नहीं आएगा। यहां से पहले हमें 31 डे निकालना है, इससे 31 डे निकलेगा। फिर कंपैरिजन जो होगा वो इसके, इसके और इसके बीच में होगा, इसके बीच में कंपैरिजन नहीं होगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ना जो कंपैरिजन किया वो इनवॉइस से कर लिया, इनवॉइस से कंपैरिजन नहीं होगा। मैंने कहा तो है, इनवॉइस से कंपैरिजन क्यों करोगे? कंपैरिजन करोगे जिस दिन गुड्स रिसीव हुआ वो दिन, जिस दिन पेमेंट आई वो दिन, और 31 डे, इनमें से कंपैरिजन होगा, देन फिर तुम्हारा पीओटी निकल के आएगा। बस ये बात ध्यान दो। तो कंपैरिजन जो करना है वो इसमें, इसमें और इसमें से जो अर्लियर है अकॉर्डिंगली कंपैरिजन करना है। डन। चलो अब यहां पे आ जाओ फटाफट से जी। अब यहां पे आओ, इधर देखो ध्यान से। अब इसको लॉक कर देते हैं जी, पैक करो इसको। लो जी, अब इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे, अब जाके हमारा ये किस्सा खत्म हो जाता है। सेक्शन 13 तक अब हमारा खत्म हो गया। अब अपना सीए वाले बच्चे अगर कोई बैचे हैं तो प्रस्थान कर सकते हैं यहाँ से। हाँ, वो 13, 12/4, 12/5, 12/6 सेम है। सीएस की फैमिली के बच्चे जो सामने बैठे हैं वो यहीं पे रहेंगे, और अगर कोई सीएमए वाला बच्चा भी इसको देख रहा है वो भी यहाँ पे रहेगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पे सेक्शन नंबर 14 बताने जा रहा हूँ कि सेक्शन नंबर 14 हमारा क्या है। एक बार पहले उसके बारे में देखते हैं, सेक्शन 14 हमारा क्या है जी। अब यहाँ पे आ जाओ सेक्शन नंबर 14। अब एक बार यहाँ पे आ जाओ, सेक्शन नंबर 14 यहाँ पे क्या है जी। अब प्लीज बातचीत नहीं, प्लीज एक बार बातचीत लीजिए। सारे के सारे पी वाई क्यू हमने कर रखे हैं जी नोट फॉर ऑल वाली सीरीज में। एक एक पी वाई क्यू जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे हमने नोट फॉर ऑल वाली सीरीज में कर रखे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने यहाँ पे कर रखे हैं। जो हमारी नोट फॉर ऑल वाली सीरीज या प्रैक्टिस बैच के नाम से एक बैच बना हुआ है, उसमें सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने कर रखी है जी। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे आ जाओ जी, इधर सुनो ध्यान से। अब सुनो जी, अब क्वेश्चन ये है, सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है जब तुम्हारा जीएसटी का रेट चेंज होगा उस केस में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कैसे आएगा जी। भाई जब तुम्हारा जीएसटी का रेट चेंज होगा उस केस में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कैसे आएगा। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर जीएसटी का रेट चेंज होगा तो उसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कैसे निकलेगा, ये मेन बड़ी बात है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सारे बच्चे ने यहां पे देखना, इधर देखो ध्यान से। एक बात मेरे को बताना जी, यहां पे
ये है 22 तारीख जी, 22 सितंबर है, और ये मान लो 22 सितंबर है। हेलो ओए, इधर ध्यान दे पहले। और तुम्हारे एग्जाम में ना क्वेश्चन सेक्शन 14 का ही बनेगा, ये बात ध्यान देना जी। जो सामने बच्चे बैठे हैं ना, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन सेक्शन 14 का ही बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में गलती करके आ जाओ। यहाँ पे 22 सितंबर को जीएसटी का रेट चेंज हुआ, ये रेट चेंज हो गया आज। यहाँ पे जीएसटी का रेट चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा जीएसटी का रेट था, यहाँ पे जो जीएसटी का रेट था इतने हिस्से में, यहाँ पे रेट था 18%, ठीक है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे जीएसटी का रेट, अब यहाँ पे जो जीएसटी का रेट है वो रेट अब यहाँ पे हो गया आपका 5%, ठीक है। ऐसे ही मान लो यहां वाले केस में, यहां वाले केस में जो जीएसटी का रेट है, यहां वाले केस में और यहां वाले केस में, दोनों में जीएसटी के रेट में फर्क है। यहां पे गवर्नमेंट ने जीएसटी का रेट पहले कर रखा है, वो ये 18%, और यहां पे कर दिया 5%, ठीक है जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे बच्चे बहुत सोच समझ के आंसर दें। पहले 18 था, फिर 5 हो गया, ऐसे अगले में पहले 18 था, फिर 5 हो गया, ठीक है। 22 तारीख को रेट चेंज हुआ, 22 तारीख को रेट चेंज हुआ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर 22 तारीख को रेट चेंज हुआ तो बहुत ध्यान से आंसर देना। मेरी सर्विस कंप्लीट हुई यहां पे, रेट चेंज से पहले, पेमेंट मुझे मिली रेट चेंज के बाद, और इनवॉइस जो इशू हुआ वो भी रेट चेंज से पहले हुआ। एक केस तो ये है। दूसरा केस, सर्विस कंप्लीट मेरी रेट चेंज से पहले हुई, पेमेंट भी रेट चेंज से पहले है, इनवॉइस बाद में है। तीसरा केस, सर्विस कंप्लीट रेट चेंज से पहले है, इनवॉइस और पेमेंट रेट चेंज के बाद में है। चौथा केस, मेरी सर्विस यहां पे कंप्लीट हुई, इनवॉइस भी यहां पर है, पेमेंट भी यहां पे है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। ये 4 केस आपके सामने यहां पे निकल के आ रहे हैं। आप दिमाग दौड़ा लेना, इन चारों के अलावा कोई पांचवा केस नहीं बनेगा। यही 4 केस बन सकते हैं, इनके अलावा कोई केस नहीं बन सकता। अब ये 4 केस यहां पे आओ। इन 4 केस में सर्विस मेरी कंप्लीट हुई रेट चेंज के बाद, इनवॉइस भी वहां पे इशू हुआ, पेमेंट मेरी यहां पे आ गई। दूसरा, इनवॉइस मेरा यहां पर है, सर्विस कंप्लीट मेरी बाद में हुई, इनवॉइस भी मेरा, पेमेंट मेरी बाद में है। तीसरे में, इनवॉइस यहां पे इशू हुआ, पेमेंट भी यहां पे है, कंप्लीशन मेरी बाद में है, डेट ऑफ कंप्लीशन। और चौथा केस ये निकल के आ रहा है कि यहां पे कुछ भी नहीं है, इनवॉइस भी बाद में, पेमेंट बाद में, कंप्लीशन बाद में। यही 4 केस यहां पे निकल के आ रहे हैं। पहले मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना। इन चारों में से तुम्हें किस केस में कंफ्यूजन हो रही है, बताओ। कंफ्यूजन किस केस में हो रही है और किस केस में कंफ्यूजन नहीं हो रही है, सोच के बताओ। कंप्लीशन पुराने रेट में, इनवॉइस पुराने रेट में, पेमेंट नए रेट में। कंप्लीशन ओल्ड में, पेमेंट ओल्ड में, इनवॉइस न्यू में। कंप्लीशन ओल्ड में, इनवॉइस और पेमेंट न्यू में। कंप्लीशन, इनवॉइस, पेमेंट सब कुछ ओल्ड में। बताओ कंफ्यूजन कहां हो रही है। सर मुझे तो कंफ्यूजन जो हो रही है ना, पहले 3 केस में हो रही है, चौथे केस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि जब सब कुछ ओल्ड रेट में है तो ऑब्वियस सी बात है ओल्ड ही रेट लगेगा। फिर भाई अगर सब कुछ ओल्ड रेट में है फिर तो ओल्ड ही रेट लगेगा ना, फिर तो न्यू रेट लग ही नहीं सकता, फिर तो ओल्ड ही रेट लगेगा। तो कंप्लीशन, इनवॉइस, पेमेंट अगर ओल्ड में है तो ओल्ड ही रेट लगेगा, वहां सेक्शन 14 की बात नहीं हो रही। सेक्शन 14 यहां पर है ही नहीं है। सेम उस वाले केस में आ जाओ। अब पेमेंट ओल्ड में, कंप्लीशन न्यू में, इनवॉइस भी न्यू में, कंफ्यूजन हो रही है। इनवॉइस ओल्ड में, कंप्लीशन और पेमेंट न्यू में, कंफ्यूजन हो रही है। फिर इनवॉइस, पेमेंट ओल्ड में, कंप्लीशन न्यू में, कंफ्यूजन हो रही है। जब सब कुछ न्यू में है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर तो नया रेट ही एप्लीकेबल होगा, तो यहां पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मुद्दा ये निकल कह रहा है कि कंफ्यूजन सिर्फ इन 3 केस में कंफ्यूजन है और किसी भी केस में कंफ्यूजन नहीं है। अब मुझे नहीं पता मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट बैठे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर कंप्लीशन, इस वाले केस में कंप्लीशन रेट चेंज से पहले है, इस वाले केस में कंप्लीशन रेट चेंज के बाद है।
ये 3 केस में कंप्लीशन रेट चेंज से पहले है, उन 3 केस में कंप्लीशन रेट चेंज के बाद में है। अब मेरा पूरी क्लास से बस एक क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे मुझे बहुत सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के। अब गवर्नमेंट कहती है अगर तुम्हारे जीएसटी का रेट चेंज हो रहा है तो तुम्हारा पीओटी क्या बनेगा, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी सर्विस कंप्लीट कहां पर हुई है, बस हमें ये बता दो। तुम्हारी सर्विस कंप्लीट कहां पर हुई है बस ये बता दो, उसके बेस पे हम तुम्हारा पीओटी निकालना सिखा देंगे। मैं का मतलब समझा नहीं? गवर्नमेंट ने कहा सुन, जो एलिमेंट तेरा कंप्लीशन के साथ होगा वही तेरा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा। जो एलिमेंट तेरा कंप्लीशन के साथ होगा वही तेरा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा, और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कुछ भी नहीं है। सर नहीं समझा, मैं समझाऊंगा। जैसे इधर देखो, सारे बच्चे आंसर देना मुझे। यहां पर कंप्लीशन यहां है, इनवॉइस यहां है, पेमेंट बाद में है, तो कंप्लीशन के साथ क्या है? इनवॉइस, तो इनवॉइस पीओटी है। फिर कंप्लीशन ओल्ड में, पेमेंट भी ओल्ड में, इनवॉइस न्यू में, तो कंप्लीशन के साथ क्या है? पेमेंट, पेमेंट पीओटी है। कंप्लीशन ओल्ड में, इनवॉइस और पेमेंट न्यू में, फिर इन दोनों में से जो अर्लियर है वो पीओटी आएगा। अब वहां पे आ जाओ। अब पेमेंट ओल्ड में, पेमेंट कहां पे? ओल्ड में, कंप्लीशन न्यू में, इनवॉइस भी न्यू में, कंप्लीशन के साथ क्या है? इनवॉइस, इनवॉइस पीओटी। फिर इनवॉइस ओल्ड में, कंप्लीशन न्यू में, पेमेंट भी न्यू में, कंप्लीशन के साथ क्या है? पेमेंट, पेमेंट पीओटी। और अगर मान लो इनवॉइस पहले, पेमेंट पहले, कंप्लीशन बाद में, तो इनमें से अर्लियर ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन आएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब एक बार यहाँ पे ऐसा करो, अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है तो आप मुझे एक काम करके बता दें, मैं तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप मुझे उसके आंसर दे दें, बस मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है जी। ये लो, आप मुझे आंसर दे दो जी। इसमें सेक्शन 14 के नोट्स नहीं है। सेक्शन 14 के नोट्स मैंने रेगुलर बैच वालों को अलग से दिए थे, और अगर आपको याद आ रहा हो मैंने ग्रुप में डाले थे अपने रेगुलर बैच के। इसमें सेक्शन 14 के अलग से नोट्स नहीं है, ठीक है? तो जो अलग से नोट्स होंगे मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? हाँ, ये सिर्फ सर्विस वाले केस की बात हो रही है, वैसे गुड्स वाले केस में भी एप्लीकेबल होगा, चाहे गुड्स वाला केस हो चाहे सर्विस वाला केस हो। सेक्शन 14 जो है वो दोनों केस में एप्लीकेबल होता है, वेदर गुड्स और वेदर सर्विस, दोनों केस के ऊपर एप्लीकेबल है। आंसर देना सारे बच्चे, अब आंसर दो। रेट चेंज हुआ 22 सितंबर 2025 को, ठीक है? डेट ऑफ कंप्लीशन 25 सितंबर 25। डेट ऑफ इनवॉइस 21 सितंबर 25। डेट ऑफ पेमेंट, अमेंडमेंट नहीं है ये वाली, डेट ऑफ पेमेंट है 28 सितंबर 2025। बताओ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा जी? बताओ जी, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा? सारे बच्चे बताओ, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा जी? रेट चेंज 22 सितंबर को हुआ, कंप्लीशन 25 सितंबर, इनवॉइस 21 सितंबर, पेमेंट 28 सितंबर। बताओ जी, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या बनेगा? जल्दी बोलो, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या बनेगा? फटाफट से बोल दो, क्या बनेगा? क्या बनेगा? जल्दी बोल दो फटाफट से। श्वेता, गलत, गलत। कंप्लीशन की डेट कभी पीओटी नहीं बन सकती, कंप्लीशन के साथ क्या है? अब सारे बच्चे बोलो, कंप्लीशन 22 तारीख को रेट चेंज हुआ, कंप्लीशन बाद में है, इनवॉइस पहले है, पेमेंट बाद में है, तो कंप्लीशन के साथ क्या है? पेमेंट, तो पेमेंट पीओटी बनेगा ना, तो 28 तारीख हमारा पीओटी बनेगी। बस ये पर ध्यान दो, 28 तारीख हमारा पीओटी बनेगी, ये बात ध्यान देना, 28 तारीख हमारा पीओटी यहां पर बन जाएगी। रेट चेंज हुआ 22 सितंबर 25 को, डेट ऑफ कंप्लीशन है 20 सितंबर 25, 20 तारीख को। डेट ऑफ इनवॉइस है 21 सितंबर 25, डेट ऑफ पेमेंट है 28 सितंबर 25। बताओ जी क्या है पीओटी? बताओ क्या बनेगा जी? जल्दी बोलो, पीओटी क्या बनेगा? बोलो भाई।
पीओटी क्या बनेगा बताओ, फटाफट से बताओ। कंप्लीशन यहां पर हुआ, कंप्लीशन क्या है, रेट चेंज से पहले है, इनवॉइस रेट चेंज से पहले है, पेमेंट बाद में है, तो कंप्लीशन के साथ क्या है, इनवॉइस, तो फिर मेरा इनवॉइस पीओटी बनेगा। 21 तारीख मेरा पीओटी बनेगी, ये बात ध्यान देना चाहिए। डन, तो 21 तारीख मेरा पीओटी बनेगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं। अब सुनो क्रक्स, क्रक्स क्या है, सेक्शन 14 का अगर क्रक्स लिखना हो लिख लेना जी। सेक्शन 14 का अगर क्रक्स लिखना हो लिख लेना। सेक्शन 14 का क्रक्स ये है, जो एलिमेंट कंप्लीशन के साथ होगा वही पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बनेगा। जो एलिमेंट कंप्लीशन के साथ होगा वही पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बनेगा। अगर इनवॉइस और पेमेंट पहले हैं कंप्लीशन से या बाद में है, तो फिर उनमें से जो अर्लियर होगा वो पीओटी बनेगा बस। अगर इनवॉइस कंप्लीशन के साथ है तो इनवॉइस पीओटी है, पेमेंट कंप्लीशन के साथ है तो पेमेंट पीओटी है। बट अगर वो दोनों पहले हैं या अगर वो दोनों बाद में हैं तो विच एवर इज अर्लियर जो होगा वो आपका पीओटी बनेगा। ये क्रक्स निकल के आ रहा है। आईबीसी की क्लास का मैं बता दूंगा जी, अभी 4 या 5 क्लास आई थिंक और बची हैं आईबीसी की, तो होपफुली आज मैं बता दूंगा कि 4 या 5 क्लास का शेड्यूल क्या होगा, एक बार मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है जी। डन जी, लोग करें इसको। एक बार क्रक्स दोबारा बताऊं, क्रक्स सुनो दोबारा, क्रक्स क्या है, जो एलिमेंट कंप्लीशन के साथ होगा वही पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा। अगर इनवॉइस और पेमेंट कंप्लीशन से पहले हैं या बाद में हैं तो फिर उनमें से जो अर्लियर होगा वो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन होगा जी। अब इसको पॉज करके सुन लेना, यूट्यूब पे क्लास पड़ी है, स्पीड स्लो कर करके लिख लेना, पीछे करके लिख लेना, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे लिख लेना, ठीक है। यूट्यूब पे क्लास है, आप आराम से देख लेना जी। पक्का पक्का, क्या इसको लोग कर सकते हैं जी, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से, अब ये हमारा पैक होता है। अब कल हम क्या कर रहे हैं जी, कल हम आईटीसी, ध्यान रखना कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कल की रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन होने वाली है, क्योंकि कल हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो आईटीसी की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है ना। कल जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो आईटीसी की स्टार्टिंग करेंगे। अच्छा, कल हो सकता है तुम्हारी क्लास शायद 1 बजे स्टार्ट हो, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे अभी तक 12:30 है, अगर कुछ भी लेट हुआ तो मैं ना शेड्यूल में ही 1 बजे कर दूंगा टाइमिंग, फिर हमारी क्लास जो होगी वो 1 बजे स्टार्ट होगी, ठीक है जी। हाँ जी, कांबले क्या कह रही, कांबले, कांबले जी क्या कह रहे हो। हाँ, मे में चेंजेस ज़्यादा हैं जी, मे में चेंजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स आपको देखनी पड़ेंगी। नहीं जी, ये क्लास सिर्फ दिसंबर 25 और जनवरी 26 के लिए एप्लीकेबल है, उसके बाद के लिए एप्लीकेबल नहीं है जी, ठीक है। चलो अब सारे बच्चे लाइक करो और कमेंट करके जाया करो भाई। तुम बिल्कुल नालायक हो गए हो क्या, बिल्कुल ही नालायक हो गए हो ना। अगर आज 250 कमेंट नहीं आए ना तो फिर ध्यान रखना कल तुम आते ही मार खाने के लिए तैयार हो जाना फिर, और कल वाली क्लास आते ही खत्म होते ही प्राइवेट करूंगा फिर, क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो ऐसे रिकमेंड नहीं करेगा भाई, और ऐसे 2 लाख सब्सक्राइबर नहीं होंगे, क्योंकि मेरा पेड वाला काम तो है नहीं कि मैं नकली फेक व्यूअर्स दिखा के 2 लाख करवा लूं, वो मेरा काम है नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत प्यार करते हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसे करवाने हैं। तो सारे बच्चे फटाफट से कमेंट करो ये सीरीज तुम्हें कैसी लग रही है, ये सीरीज हर बच्चे के साथ में शेयर करो। ये सीरीज बहुत काम की है, जिन बच्चों के भी एग्जाम है बस ये बात ध्यान देना, सबके पास ये सीरीज होनी चाहिए, ये बात ध्यान दो, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी।